हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज 4 बजे यहाँ लाइव होते हैं साइंस के लिए। तो जो बच्चे टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो एग्जाम्स प्रीवियस ईयर में आए गए हैं। हम उन एग्जाम्स को पूरे एग्जाम्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, किसका, क्वेश्चंस का और उनकी एक्सप्लेनेशन का। चलो तो शुरू कर लेते हैं अपना आज का लेक्चर। जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें। और आप सभी लोग जानते हैं हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे न्यू क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था इटाई डिजीज जो है वो किस पॉल्यूशन के कारण कॉज होती है। तो सभी लोग जानते हैं जो इटाई डिजीज है वो कौन से पॉल्यूटेंट, कौन से केमिकल पॉल्यूटेंट या कौन से केमिकल के कारण कॉज होती है। तो उस केमिकल का नाम है कैडमियम। कैडमियम के कारण इटाई डिजीज कॉज होती है। और ये कैडमियम कहाँ से निकलता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट से ये कैडमियम निकलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा मरकुरी के बारे में, तो मरकुरी से जो डिजीज कॉज होती है वो कौन सी होती है? मिनीमाटा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 5 जनवरी, 5 जून, 3 मार्च और 15 अक्टूबर। आपसे पूछा गया है कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो कब बनाया जाता है, कब ऑब्जर्व हुआ था? 5 जनवरी को, 5 जून को, 3 मार्च को या 15 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब ऑब्जर्व हुआ था? 3 मार्च को ऑब्जर्व हुआ था। ठीक है, एवरी ईयर, क्या जो एवरी ईयर ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो सके। क्या क्रिएट हो सके? अवेयरनेस क्रिएट कर सके। किसमें, किसके लिए? फ्लोरा एंड फौना के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। क्या जागरूकता क्रिएट करने के लिए ये क्या बनाया जाता है? ये डे बनाया जाता है। इस बार सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, इसका इस ईयर का क्या था? ये थीम था कि हमारी जितनी भी लाइफ है अर्थ के ऊपर वो सस्टेन रह सके। इसका थीम था किसका? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ हर ईयर जो ये सेलिब्रेट किया जाता है, इसका कुछ थीम होता है कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले ये कहाँ पे? बैंकॉक में किया था। ठीक है, और इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। 15 अक्टूबर तो आप सभी को पता होगा कि कौन से डे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अक्टूबर कौन बताएगा? ये करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे के लिए। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। इस दिन एपीजे अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम का बर्थ डेट है ये 15 अक्टूबर। इसको वर्ल्ड स्टूडेंट डे के नाम से क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पूछा था, तो ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गई? तो इसका मेन मोटिव क्या है कि ये अवेयरनेस, इस डे से अवेयरनेस क्रिएट कर सके। किसके अगेंस्ट? फ्लोरा एंड फौना के अगेंस्ट। नेक्स्ट, वेयर वॉज द COP23 ऑफ UNFCCC held in 2017? इंडिया, USA, फ्रांस, जर्मनी। आपसे पूछा गया है कि COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। यस, तो आपसे पूछा गया है वेयर वॉज COP23 ऑफ यूनिसेफ
UNFCC held 2017 में ये COP कहां पे हेल्ड हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां पे हेल्ड हुई थी? यस, ये 16 to 17 नवंबर तक चला था। कहां पे? जर्मनी में। जर्मनी। ये UNFCC होता क्या है? इट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये क्या बताता है हमें? ये बॉडी बताती है, ये बॉडी किस लिए बनाई गई थी? ये किसका डिसीजन था? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इस बॉडी को बनाने के लिए, ठीक है। ये हर साल COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जिससे जो 2017 में था वो कहां पे हेल्ड हुआ था? जर्मनी में। बॉन, BONN, बॉन इन जर्मनी, बॉन के जर्मनी के, बॉन में जर्मनी के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और हरियाणा में तो ये भी बात याद रखनी है आपको कि हरियाणा स्टेट का GK पूछा जाता है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है TGT साइंस के लिए वहां पे। नेक्स्ट, the maintenance of equilibrium in an ecosystem is known as ecological balance, ecosphere, ecological niche या ecotone। इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना, इकोसिस्टम के अंदर क्या रखना? इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना। आप इकोसिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ये पूछा गया है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोस्फीयर, इकोलॉजिकल निशे या इकोटोन। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो कोई भी है, उनका इंटरैक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनका इंटरैक्शन एनवायरनमेंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। और इस इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। इस यहां क्लियर कर लेते हैं। इस इकोसिस्टम के अंदर आपको पता है दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। इस इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट है, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट, ये जो बायोटिक कंपोनेंट है दैट मींस लाइफ। यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइफ है। यहाँ पे क्या है? लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके साथ? इकोसिस्टम के साथ। दैट मींस वो सारे इकोसिस्टम के अंदर वो सारी चीजें जिनके अंदर लाइफ है वो क्या कहलाता है? बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। वेयरएज अबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग है, जो क्या है? नॉन लिविंग है। जैसे आपका एनवायरनमेंट हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, आपका रॉक्स हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है किसके? इकोसिस्टम के। इकोलॉजिकल निशे क्या होता है कि एक स्पीशीज का है, एक स्पीशीज का क्या पोजीशन है, क्या रोल है, क्या उसकी पोजीशन है इकोसिस्टम के अंदर, वो इसका इकोलॉजिकल निशे कहलाता है। ठीक है। इकोटोन क्या कहलाता है? इकोटोन होता है इकोटोन इज अ जोन, एक जोन है किस किस के बीच में? दो डाइवर्स कम्युनिटी के बीच में, टू डाइवर्स कम्युनिटी के बीच में, इकोलॉजिकल कम्युनिटी के बीच में इकोटोन क्या है? एक जोन है। ठीक है। यहां पे क्या होती है? मिक्सचर ऑफ स्पीशीज होती है, क्योंकि दोनों की स्पीशीज मिक्स होंगी। ठीक है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस। तो मेंटेनेंस कैसे होती है? इकोलॉजिकल बैलेंस से। जैसे बायोटिक और अबायोटिक दोनों के बीच में अगर रिलेशन सही है तो वहां पे क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस है। इसी से इकोसिस्टम में क्या आती है? इक्विलिब्रियम आती है। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लोकेटेड? पेरिस, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क या लंदन? क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे? IUCN, IUCN किस कहां पे लोकेटेड है? दैट इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन के लिए एक हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, जो कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। किस लिए बनाया गया है ये ताकि सस्टेन कर सके किसको? नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन करने के लिए एक हेडक्वार्टर बनाया गया, कहां पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चलता है? थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज थ्रेटेंड है, कौन सी एंडेंजर्ड होने वाली है, किसको खतरा है, कौन सी खत्म होने वाली है, कौन सी एक्सटिंक्ट होने वाली है। यहीं से ही क्या होता है? पता चलता है। स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। और कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये एस्टैब्लिश हुई थी 5 अक्टूबर को। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 अक्टूबर को ये क्या हुई थी? एस्टैब्लिश हुई थी। क्लियर है इतनी बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड विच सेल ऑर्गेनल्स? राइबोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स या लाइसोसोम? क्या पूछा है? टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन है जो सेल ऑर्गेनल को सेल के ऑर्गेनल को क्या करती है? सराउंड करती है। तो टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है? कौन से सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन है? ये पूछा गया है। राइबोसोम्स की, प्लास्टिड्स की, वैक्यूल्स की या लाइसोसोम्स की? सेल क्या है? सेल में डिफरेंट क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, जिसमें एक वैक्यूल किसमें बड़ा होता है? प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, मैक्सिमम पार्ट ऑक्यूपाई करता है। मैक्सिमम पार्ट प्लांट सेल का क्या करता है? ये ऑक्यूपाई करता है, बहुत बड़ा होता है। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है जिसमें ये वैक्यूल सराउंडेड होता है, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वैक्यूल क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जब सेल वॉल के अगेंस्ट कोई प्रेशर लग रहा हो तो वैक्यूल क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये स्टोरेज में भी काम करता है, स्टोरेज में भी काम करता है। तो वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि ये आत्मघात थैली होती है, सुसाइडल बैग होती है, ये अपने सेल को खुद डाइजेस्ट कर सकती है। ठीक है, जो प्लास्टिड्स होते हैं यस, जो प्लास्टिड्स होते हैं, कौन बताएगा क्या होते हैं प्लास्टिड्स? इसमें आपके पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स। और राइबोसोम्स क्या करता है? ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन फैक्ट्री है। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? विंड, सनलाइट, एलपीजी और टाइड? इनमें से कौन सी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या है? ये वो सोर्स है जो क्या नहीं हो सकती, ना तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो
ना तो इसको रिप्लेस कर सकते हो और ना ही इसको रीयूज कर सकते हो। अगर एक बार ये खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो दोबारा इसको रीयूज नहीं कर सकते हो, ना ही इसको रिप्लेस कर सकते हो। दे आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होती, क्योंकि ये कार्बन का एमिशन करती है, कार्बन एमिट करती है। ठीक है, इनकी कॉस्ट भी काफी हाई होती है। इसकी कॉस्ट जो है वो क्या होती है, हाई होती है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की कॉस्ट क्या है, हाई होती है। ठीक है, जैसे कोल हो गया, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, जैसे एलपीजी हो गई, पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी पेट्रोलियम, बहुत टाइम लगेगा इसको, है ना, दोबारा बनने में। कोल को थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। लेकिन रिन्यूएबल कौन सी होती है, रिन्यूएबल जो क्या हो जाती है, कैन रिन्यू इटसेल्फ, रिन्यू इटसेल्फ, अपने आप वो रिन्यू हो जाती है। ठीक है, और उसको आप दोबारा यूज कर सकते हो। जैसे ये रिप्लेनिश्ड होती है, ये रिप्लेनिश्ड होती है, लेकिन नेचुरली ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। सनलाइट अनलिमिटेड है, विंड अनलिमिटेड है ना, टाइड्स, टाइड एनर्जी अनलिमिटेड है, जिसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं, टाइडल एनर्जी। एटमॉस्फेरिक रिसोर्सेज होते हैं ये, जैसे विंड हो गया, लाइट हो गया, टाइडल, ये तो कभी खत्म नहीं होंगे, है ना, ये रिन्यू हो रहे हैं इटसेल्फ। लेकिन एलपीजी अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर लोगे तो खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद इसको रिप्लेस करना भी बहुत मुश्किल है, बनाना ही, दोबारा बनने के लिए इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, जो किस में यूज करते हैं, कौन बताएगा, यस, गैस सिलेंडर्स में जो यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following ecological pyramid is always upright? Pyramid of biomass, pyramid of energy, pyramid of numbers, pyramid of detrivorous. Okay, क्या पूछा गया आपसे कि कौन सा ऐसा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो हमेशा अपराइट रहता है, जो हमेशा क्या रहता है, अपराइट रहता है। यस, कौन बताएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, अपराइट रहता है। हमने पढ़ा था इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर आपने कुछ पिरामिड्स पढ़े थे, लेकिन आपने देखा एनर्जी का जो पिरामिड था वो नीचे से हमेशा ऊपर जाएगी एनर्जी 10%, क्योंकि लिंडमैन ने 10% लॉ दिया था इसमें कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जब एनर्जी जाती है तो 90% ये यूटिलाइज कर लेते हैं और 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को दे देते हैं। अब आप देखो यहां पे एक पिरामिड है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, 100% प्रोडक्शन किया। सपोज प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, प्लांट्स ने 100% एनर्जी बनाई, जिसमें से उसने 90% यूटिलाइज कर ली। खुद भी तो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कुछ यूटिलाइज करेंगे ना। आज मेरा गला थोड़ा सा क्या हो रहा है, बहुत ही दर्द कर रहा है, मतलब मैं फिर भी आप लोगों के आगे बोल रही हूं, लेकिन अब मेरे को बोलने में बहुत जोर लग रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ, देन कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट। यस, तो यहां पे पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है।
मतलब कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमेशा कभी ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी यहां से यहां आएगी, हमेशा अपराइट जाएगी, ऊपर जाएगी। तो हमेशा हमेशा इकोलॉजिकल जो का पिरामिड, जो एनर्जी का पिरामिड होगा वो ऑलवेज अपराइट रहेगा, हमेशा एनर्जी ऊपर मूव करेगी। एनर्जी कभी भी क्या नहीं होगी, ऊपर से नीचे नहीं आएगी। कंज्यूमर्स ने जो एनर्जी बनाई वो प्रोड्यूसर्स के पास कभी नहीं आएगी, प्रोड्यूसर से ही कंज्यूमर में जाएगी, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में मूव करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Which of the following global convention was formed to regulate the import and export of hazardous chemical? Montreal Protocol, Tokyo Convention, Kyoto Protocol या Rotterdam Convention? कौन सा एक ऐसा कन्वेंशन है, ग्लोबल कन्वेंशन, किसकी बात की है, ग्लोबल कन्वेंशन की। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, कौन सा ऐसा ग्लोबल कन्वेंशन है जो क्या करता है, ग्लोबल कन्वेंशन है जो क्या रेगुलेट करता है, जितना भी हैजार्ड्स केमिकल निकल रहा है, जो भी हार्मफुल केमिकल निकल रहा है, उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन रेगुलेट करेगा। तो उसका रेगुलेशन कौन करता है, रोटरडम कन्वेंशन। ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसका, हजार्डनेस केमिकल का, हार्डाजनेस केमिकल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है रोटरडम कन्वेंशन। मॉन्टेरल प्रोटोकॉल क्या होता है, मॉन्टेरो प्रोटोकॉल क्या है, ये किसके लिए, ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए। ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर जो डिप्लीशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया है, मॉन्टेरल प्रोटोकॉल। टोक्यो कन्वेंशन क्या है, ये एयरक्राफ्ट के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए जो सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है किसको, जब एयरक्राफ्ट, जब आप फ्लाइट पे होते हो तो जो नेविगेशन और जो सेफ्टी प्रोवाइड करी जाती है किसकी, कौन कंट्रोल कर रहा है उसको, टोक्यो कन्वेंशन। कायोटो कन्वेंशन क्या है, ये कन्वेंशन है किसके लिए, कन्वेंशन है केमिकल क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कैसे रोक सकते हैं, वो ये काम करेगा। कायोटो कन्वेंशन ये कहां पे, जापान में। ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट। Which of the following is an example of mutualism? Brancals and Wales, orchids, brancal and Wales, orchids and large. Which of the following is an example of mutualism? Brancals and Wales, orchids and large trees, algae and fungi, sea anemone and crab. म्यूचुअलिज्म कौन शो करता है, म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को, बोथ आर बेनिफिटेड, बोथ आर बेनिफिटेड, जिसमें दोनों को क्या हो रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो, प्लस प्लस दोनों को बेनिफिट हो रहा है, वो क्या शो करते हैं, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है किसके बारे में, एल्गी के बारे में, सॉरी एल्गी के बारे में और फंजाई के बारे में पढ़ा है ना। एल्गी और फंगाई दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गी इसको क्या देता है, एल्गी इसको क्या दे रहा है, ग्रीन कलर का इसको खाना दे रहा है, और ये इसको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को चीजें दे रहे हैं, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, इसका मतलब ये म्यूचुअलिज्म में रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो, हम ब्लैंक स्लाइड में समझ लेते हैं और एक टेबल भी बना लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहां पे इंटरैक्शन, ठीक है, कौन सा पहला इंटरैक्शन होता है, म्यूचुअलिज्म का, म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, मतलब एक स्पीशीज और दो स्पीशीज दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, दोनों बेनिफिट हो रहे हैं।
दूसरा होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म मतलब होता है एक को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई हार्म नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब क्या किया, ट्री के ऊपर कोई बर्ड बैठी है, बर्ड को तो फायदा हो रहा है, उसको शेल्टर मिल रहा है, लेकिन ट्री को कोई हार्म भी नहीं हो रहा क्योंकि उसको कोई कुछ नहीं कर रही वो बर्ड। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, कमेंसलिज्म का। थर्ड हम बात करते हैं प्रिडेशन का। प्रिडेशन में एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। अब कोई डिजीज कॉज होती है, वायरस कोई अंदर जा रहा है, बैक्टीरिया कोई अंदर जा रहा है, होस्ट सेल के अंदर रह रहा है, तो उसको तो फायदा हो रहा है वायरस को, लेकिन जिसको वो डिजीज कॉज कर रहा है उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये क्या है, प्रिडिएशन। फोर्थ है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी एक को नुकसान होता है, दूसरे को हार्म होता है। ये भी सेम एग्जांपल है, पैरासाइट्स जो होते हैं। फिफ्थ है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में एक को कोई फायदा नहीं हो रहा और दूसरे को नुकसान हो रहा है। अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को कोई फायदा नहीं हो रहा और दूसरे स्पीशीज को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंटरैक्शन है किसमें, पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ठीक है, अब आप यहां पे देखो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल देखते हैं। कमेंसलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म में अभी मैंने आपको बताया एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, और दूसरे को कुछ नहीं हो रहा। तो ब्रांकल्स एंड वेल्स एग्जाम्पल है। ब्रांकल्स क्या करती है, ब्रांकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। वेल जो होती है, वेल मछली होती है, उसके बैक के ऊपर ये क्या करती है, ग्रो करती है ब्रांकल्स। तो वेल को कोई नुकसान नहीं हो रहा होता लेकिन ब्रांकल को फायदा हो रहा होता है। ठीक है, ऑर्चिड्स एंड लार्ज ट्री, इसमें भी क्या होता है, इसमें ऑर्चिड्स जो है, ऑर्चिड जो है वो कहां पे ग्रो कर रहा है, एपीफाइट। ऑर्चिड क्या है, एक एपीफाइट है जो किस पे ग्रो कर रहा है, मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो कर रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, मैंगो को कोई हार्म नहीं हो रहा लेकिन इसको फायदा हो रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा, एन नाइदर हार्म ना इसको फायदा। ठीक है, एल्गी और फंगाई तो हो गया म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। सी एनिमोन एंड क्रैब, इसमें क्या होता है, सी एनिमोन क्या करता है, क्रैब का, ये प्रेडेटर का एग्जांपल है, प्रेडेटर का। सी एनिमोन इसको खाता है, का खाना खाता है, इसमें एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो यही आपसे म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल पूछा था जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा हो। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following disease is caused due to contamination of drinking water? Typhoid, TB, HIV, leprosy? Yes. कौन सा ऐसा डिजीज है जो किसके कारण कॉज होता है, गंदे पानी के कारण। Which of the following disease is caused due to contamination of drinking water? Typhoid, TB, HIV, leprosy. Disease caused by contamination. Contamination of ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर था वो क्या था, कंटामिनेटेड था, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिजीज कॉज हुई। तो क्या है ये, टाइफाइड। क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड वो है जो किसके कारण होता है, गंदे पानी के कारण होता है। ठीक है, क्लियर है। टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया कॉज करता है टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी। क्लियर है, डन। चले आगे, वाटरबोर्न डिजीज है ये, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इचोर्निया कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट, जीरोफाइट, एपीफाइट, हेलोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स। इचोर्निया जो है वो कौन से प्लांट में क्लासिफाई हुई है,
इचॉर्निया एक प्लांट होता है, उसको आप कैसे क्लासिफाई करते हो, किस में आता है इचॉर्निया? क्या पूछा गया है? इचॉर्निया के बारे में पूछा गया है। पहले तो ये बताओ हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं? हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो या तो पूरे के पूरे फुली इमर्ज्ड होंगे पानी के अंदर, पूरे सबमर्ज्ड होंगे, अंदर रह रहे होंगे पानी के अंदर, या तो आधे, आइदर पार्शली और फुली, या तो पूरे के पूरे सबमर्ज्ड होंगे या थोड़े सबमर्ज्ड होंगे, पानी के अंदर रहेंगे। और हेलोफाइट्स कौन से होते हैं? यस, ज़ेरोफाइट्स कौन से होते हैं? ये डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, डेजर्ट एरिया में ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। एपिफाइट्स कौन से होते हैं? ये वो है जो अदर प्लांट सरफेस पे ग्रो करते हैं, दूसरे प्लांट पे, अदर प्लांट पे ग्रो करते हैं, वो कौन से होते हैं? हैप्पीफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो सलाइन पानी में, सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं। तो आपसे इकॉर्निया के बारे में पूछा गया है। इकॉर्निया क्या है? तो इकॉर्निया इज वाटर हैसिनेट। इसको क्या कहते हैं? वाटर हैसिनेट, वाटर हैसिनेट। ये फ्लोटिंग प्लांट है, फ्लोटिंग, पानी के ऊपर तैरता है। कौन सा हुआ ये? हाइड्रोफाइट है। क्या है? हाइड्रोफाइट है, ठीक है। डेजर्ट एरिया में कौन से होंगे? ज़ेरोफाइट, जैसे कैक्टस, पाइनएप्पल। हेलोफाइट्स कौन से होते हैं? जो सॉल्ट वाटर में, सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स सुना है ना एग्जाम्पल मैंग्रोव्स का, ठीक है। और एपिफाइट्स कौन से होते हैं? जैसे ऑर्चिड, मैंने अभी आपको बताया ऑर्चिड मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करता है, एपिफाइट कहते हैं जिसे, है ना। अभी एग्जाम्पल देखा था, दूसरे के सरफेस के ऊपर ग्रो करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Babesia diversions in cattle is transmitted through which of the following? Mosquito, housefly, pigs or ticks? Babesia diversions क्या है? ये एक पैरासाइट है। ये क्या है? एक पैरासाइट है जो क्या कॉज करता है? कैटल में डिजीज कॉज करता है, कैटल में डिजीज कॉज करता है। कैटल्स में ये क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। कैटल में डिजीज कॉज करता है। तो ये किसके कारण ट्रांसमिट होता है? टिक्स के कारण। टिक्स इसको, इस पैरासाइट को क्या करती है? एक कैटल से दूसरे कैटल में ट्रांसमिट करती है, ठीक है। ये एक डेडली डिजीज होती है, डेडली, मार सकती है कैटल को। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन एन एक्वेटिक फूड चेन? एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन्स और शार्क्स। एक्वेटिक फूड चेन के बारे में पूछा है। एक्वेटिक फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है। क्या पूछा है आपसे? प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है। आपको पता है सबसे पहले इसमें आते हैं फाइटोप्लैंक्टन। कौन आते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन कौन होते हैं? जो खाना बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स हो गए ये कौन हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए। इसके बाद आते हैं इनमें ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन। फिर इसके बाद आते हैं स्मॉल फिशेस, फिर इसके बाद आते हैं लार्ज फिशेस जो इन्हें खा जाती हैं। ज़ूप्लैंक्टन कौन से होते हैं? जो फ्लोटिंग होते हैं, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग चीजें होती है जो इनको खा जाएंगी। ये प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स इसमें एल्गी भी आ जाती है, एल्गी भी आ जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर तो यही है ना, इस जो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे वही प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए। तो ज़ूप्लैंक्टन ज़ूप्लैंक्टन्स क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्लियर है इतनी बात? चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following pollutant is a component of acid rain? HCl, HNO3, HCHO या HCO3? कौन सा एक पॉल्यूटेंट, किसके बारे में बात हुई है? पॉल्यूटेंट के बारे में बात हुई है जो किसका कंपोनेंट है? एसिड रेन का।
एसिड रेन का कंपोनेंट। तो एसिड रेन का कंपोनेंट कौन है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, HNO3, HNO3 मेजर एसिड रेन का कंपोनेंट है, HNO3। ठीक है, एसिड रेन किस किस से मिलके बनता है? ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो मेजरली कौन है? HNO3। HCl स्मॉल अमाउंट का है, लेकिन मेजरली पूछा है तो HNO3। ठीक है, ये कहां से आता है? जब फॉसिल फ्यूल्स, जितने भी फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जब इनको बर्न करते हैं, तो ये क्या एमिट करते हैं? ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या करते हैं? एमिट करते हैं, निकालते हैं, जिसके कारण अब SO2 निकाला, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, वाटर के साथ कंबाइन किया तो H2SO4 बनाता है, ये भी एसिड रेन का कंपोनेंट है। अब जैसे NO2 निकाला, नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकाला, ये वाटर के साथ और यही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाएगा। तो HNO3 जो है वो मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, एसिड रेन का। हार्मफुल होते हैं, ये क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गाय का विदेशी नस्ल है? साहिवाल, फ्रिशवॉल, मुर्रा या जर्सी? आपसे पूछा है कौन सी गाय क्या है? विदेशी है। विदेशी काऊ के बारे में पूछा है, ये हिंदी में कैसे आ गया? फॉरेन ब्रीड पूछी है, फॉरेन ब्रीड ऑफ काऊ। काऊ का फॉरेन ब्रीड कौन सा है? साहिवाल है, फ्रिशवॉल है, मुर्रा है या जर्सी है? यस, जो साहिवाल होता है वो कौन सी होती है? सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ है, मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ है। कहां पे होती है ये? इंडिया में होती है, इंडिया में हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग। जो फ्रिशवॉल है, फ्रिशवॉल, ये मिक्स ब्रीडिंग है, हाइब्रिडाइजेशन से बनी है, मिक्स ब्रीडिंग है, हाइब्रिडाइजेशन। ये बाहर की, फॉरेन और इंडियन दोनों को मिक्स करके फ्रिशवॉल बनाया है। और जो मुर्रा है, ये तो भैंस की, बफेलो की एक ब्रीड है मुर्रा। और जो जर्सी है वो क्या है? फॉरेन ब्रीड है, फॉरेन ब्रीड है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट, rearing of earthworm is associated with which of the following? वर्मीकल्चर, सेरिकल्चर, एक्वाकल्चर या एग्रीकल्चर? आपसे पूछा है अर्थवॉर्म की रियरिंग किससे एसोसिएटेड है? वर्मीकल्चर से, सेरिकल्चर से, एक्वाकल्चर से या एग्रीकल्चर से? ये जो अर्थवॉर्म की रियरिंग करते हैं, अर्थवॉर्म क्या करता है? अर्थवॉर्म ऑर्गेनिक फूड क्या करता है? अर्थवॉर्म क्या करता है? डिकम्पोज करता है वेस्ट को, और क्या बनाता है? न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बनाता है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल प्रोड्यूस करता है। कौन? अर्थवॉर्म। ठीक है, इसका कौन करता है? इसका प्रोसेस क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर किसके लिए यूज किया जाता है? सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सेरिकल्चर यूज किया जाता है। एक्वाकल्चर किस लिए यूज किया जाता है? एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, एक्वाटिक एनिमल्स की कल्चरिंग के लिए, जैसे फिश पकड़ना है ना, एक्वाकल्चर कहलाता है। और एग्रीकल्चर तो आपको पता है किससे रिलेटेड है? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की ग्रोइंग से रिलेटेड है। और वर्मी कल्चर किससे रिलेटेड है? रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू? कार्टिलेज, एपिथेलियम, बोन और ब्लड? Which of the following is fluid type of tissue? कार्टिलेज, एपिथेलियम, बोन या ब्लड? इसमें आपसे पूछा है फ्लूइड टाइप टिश्यू क्या है? जो टिश्यू फ्लूइड में हो। कार्टिलेज फ्लूइड में होता है,
यस, कौन बताएगा? ब्लड होता है। ब्लड किस में होता है? इट इज अ फ्लूइड, क्योंकि इसमें एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है? ये स्केलेटल मसल, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एपिथेलियम क्या है? ये जो स्किन के ऊपर होता है, ये हमारे आउटर, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। बोन क्या है? ये हमें फ्रेमवर्क देता है, हमारी बॉडी का पूरा ढांचा, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और जिसमें ब्लड जो है वो क्या है? एक फ्लूइड टाइप है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। ब्लास्ट इज द डिजीज ऑफ विच क्रॉप? शुगर केन, पैडी, व्हीट और कॉटन? ब्लास्ट, ब्लास्ट जो डिजीज है, ब्लास्ट इज द डिजीज ऑफ विच क्रॉप? शुगर केन, पैडी, व्हीट और कॉटन? ब्लास्ट एक डिजीज है, वो ये पूछा गया है उसमें कौन सी क्रॉप की है? शुगर केन की है, पैडी की है। ये क्या है? पैडी की है। कौन कॉज करता है ये ब्लास्ट? कॉज करता है, कौन कॉज करता है? किसी को पता है? फंगस कॉज करता है। एक फंगस कॉज करता है जिसका नाम है पायरिक्युलेरिया ओरिजिया। पायरिक्युलेरिया ओरिजिया, ठीक है, ये कॉज करता है। आपने देखा होगा कि लीफ स्टेम और रूट्स में छेद छेद हो जाते हैं, या पीले पीले हो जाते हैं, छेद छेद हो जाते हैं इस डिजीज के अंदर। तो बेसिकली ये पैडी क्रॉप्स में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, जैसे राइस की लीफ, राइस के उसमें। क्लियर है इतनी चीज? डन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या किसकी बात करेंगे? अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये तो आपका एक पूरा का पूरा पेपर था 40 क्वेश्चंस का। अब नेक्स्ट क्लास में भी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। क्वेश्चन की फॉर्मेशन, अब कहां तक कि कोई इतने क्वेश्चन बना लेगा? तो क्वेश्चन की जो क्राइटेरिया है वो क्या होता रहता है? रिपीट होता रहता है। अगर आप इतने क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर भी करके जाओगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है करने। अगर आपने पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और पेपर सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। सी यू गाइस टुमारो एट शार्प 4 PM। एनी डाउट एट एनी एंड? किसी को कोई डाउट? यस, किसी को भी कोई डाउट एट एनी एंड? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। चलो, ओके, बाय बाय।